है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज हम MEG 15 चैप्टर नंबर 21 रिटेलिंग ऑफ महाभारता। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, रिटेलिंग ऑफ महाभारता से क्वेश्चन रिपीट करता है, उसी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखो, महाभारत को सबने देखा है, ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करूँ उनके कैरेक्टर्स की, टाइटल्स की, तो आप सब अवेयर हैं, ये टीवी पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो रिटेलिंग आर द इंडिपेंसिबल पार्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। रिटेलिंग मतलब दोबारा से उसको बोलना। रिटेलिंग मीन्स टू टेल अगेन। द प्रैक्टिस ऑफ रिटेलिंग माइट हैव बी ओरिजिनेटेड इन ऑल सिविलाइजेशंस। हर एक सिविलाइजेशन में रिटेलिंग होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी रिटेलिंग होती है। द कुरुक्षेत्र वॉर वॉज अ हिस्टोरिकल इवेंट बिलीव टू बी हैपेंड अराउंड 1000 BC। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था कौरवों का और पांडवों का, वो अराउंड 1000 BC में हुआ था। और इसी वॉर को जो इलेबोरेशन है और जो फैमिली इंटरप्रिटेशन है इन बिटवीन दैम, उसी को क्या बोला गया? रिटेलिंग ऑफ महाभारत या महाभारत बोला गया। और उसी को जब एक से दूसरे मुंह से सुना गया, वन टू अनदर माउथ, इज कॉल्ड रिटेलिंग। A.K. Ramanujan observed to most Indian minds Mahabharata is not a loose bundle of disparate pieces but a structure of unity। एक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिटी की तरह भी इसको रिकाउंट किया है। किसने? A.K. रामानुजन जी ने। मेनी ऑफ द पोर्शन स्पेशली द डायलेक्ट्स वन भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल आर द क्रिटिकल स्कॉलर इन इंक्लाइन टू कंसिडर इंटरप्रिटेशंस। क्योंकि जो भगवत गीता के अंदर जो श्लोक दिए गए हैं या आज भी वो प्रचलित है, उनको इस तरीके से बोला जाता है। नाउ आपका जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल एक इंट्रो था काइंड्स ऑफ रिटेलिंग, कि कितनी तरह की रिटेलिंग्स होती हैं। द महाभारता हैज़ इवन ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत एंड रिटोल्ड इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस इन ऑलमोस्ट ऑल इंडिया। स्पेशली कहाँ से हुई थी? ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड संस्कृत। तो संस्कृत से ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये अलग अलग अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट में इसको स्प्रेड किया गया, पहुंचाया गया, और अलग अलग लैंग्वेज में इसको दोबारा से रिटोल्ड किया गया, मतलब दोबारा से बोला गया। There are also oral rendering of Mahabharata, for example, a musical rendering of the epic called Pundam Kada has been performed by the Meo Muslims in the Mewat region in Rajasthan and Haryana for more than 2 centuries। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे इसको रिटोल्ड किया गया, इसको परफॉर्म किया गया। 5 काइंड्स ऑफ सच रिटेलिंग्स। ये जो 5 काइंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्ज़ाम में आप ये लिख दीजिए। बाकी रिटेलिंग को अब क्वेश्चन जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है। रिटेलिंग के ऊपर क्वेश्चन रिपीटिशन पे पूछता है, ठीक है, 2-3 बार इस पे पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो ये 5 पॉइंट्स एलाबोरेट करना है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन आप रिटेलिंग से रिलेटेड जितना दे पाएँ उसको दे दीजिएगा। 5 काइंड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखिए, कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक। कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक, कि पूरे एपिक का ट्रांसलेशन करना। दूसरा, अब्रिजमेंट ऑफ द मेजर स्टोरी। अब्रिजमेंट ऑफ द मेजर स्टोरी। अब जैसे स्टोरी तो बहुत बड़ी है महाभारत की, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत ब्रिज की तरह उभर के आई, कुछ चीज़ें बहुत मेन हुई, कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइटेड हुई, तो उनको क्या बोलते हैं? अब्रिजमेंट। 3rd नंबर पे है पर्सपेक्टिव। अब्रिजमेंट को आप और भी इलाबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि अब्रिजमेंट में स्टार्टिंग में पांडवास की एजुकेशन को बोल सकते हैं, उनकी जो अर्जुन जो आँख में सीधा तीर मारते हैं उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद शादी को, द्रौपदी की 5 पांडवास से जो शादी हुई उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो चेस गेम हुआ उसको इलाबोरेट करना, या फिर जब ये वन में गए 14 कुछ मंथ्स के लिए गए थे ये, तब उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वॉर को इलाबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हाईलाइट पॉइंट था इसमें ये था कि जो कौरव थे वो 100 के 100 कौरव मारे जाते। तो ये 5-6 इनके मेन ब्रिज हाईलाइटेड पॉइंट थे, और ये आपको पता ही होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल। तो जैसे पॉइंट मेन क्या हो गया? अब्रिजमेंट ऑफ द मेजर स्टोरी। इसके अंदर आप ये 4-5 पॉइंट्स को भी इलाबोरेट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटल वर्क कि आप अपने आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, ठीक है। नाउ
Number three is perspective retelling or retelling from the point of view of the some characters. कि रीटेलिंग में क्या होना, पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखना, कि द्रौपदी ने अपने नज़रिए से अर्जुन को किस तरीके से देखा, भीम को किस तरीके से देखा, एंड श्री कृष्ण को किस तरीके से देखा, सिमिलर है शकुनी ने किस तरीके से देखा। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना देखने का तरीका होता है। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का तरीका। देखो, मैं किसी भी चीज़ को देख के कुछ और सोच सकती हूँ। मान लो एक फ्लावर है, एक फूल का पौधा है, तो मैंने उसे देखा तो मैं उसको देख के ये सोच सकती हूँ कि अगर ये मेरे गार्डन में होता तो कितना अच्छा लगता। आप उसी फूल को देख के ये सोच सकते हैं कि अगर रोज़ की जगह सनफ्लावर का फ्लावर का प्लांट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। किसी तीसरे ने देखा, वो सोचेगा रेड रोज़ की जगह येलो रोज़ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सो ये पर्सपेक्टिव है कि अपने अपने देखने का तरीका। ठीक है, किसी ने पानी देखा, पानी देख के कह सकता है वो मुझे प्यास लगी। किसी ने पानी देखा तो वो सोचेगा यार आधा ही ग्लास पानी है। कोई सोचेगा चलो कम से कम आधा खाली है, आधा तो भरा है। तो पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि एक करेक्टर अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, दूसरा अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द पर्सपेक्टिव्स। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अर्जुन ने जब मछली की पानी में देख के जब मछली की आँख पे ना एरो किया था, मार दिया था, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि उनको आंख दिखाई दे रही थी। उसी में दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग था कि उनको पेड़ दिखाई दे रही थी, किसी तीसरे को चिड़िया दिखाई दे रही थी। तो दीज आर द डिफरेंट सिमिलर थिंग्स यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द महाभारत ऑल्सो। ठीक है, कि रिटेलिंग की बात करें, महाभारत की रिटेलिंग की बात करें तो एग्जाम्पल आप वहाँ से दो, बाकी समझाने का काम मैंने आपको कर दिया है। Number 4, narrative of particular episode of sub stories from the epic and may or may not be directly related to the story of the Pandavas and Kauravas. Narrative particular episodes, एक जो नरेटर होता है ना उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है। कौरव और पांडव की कहानी तो लिखनी ही है, कौरव और पांडव की स्टोरी तो चलेगी, बट देर इज़ ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव ऑफ नरेटर। लाइक अगर मैं लिखूँगी एज अ वीमेन, एज ए गर्ल, एज अ वीमेन, तो मैं द्रौपदी को बहुत हाईलाइट करूँगी। ये मेरा पर्सनल कंसर्न है। हो सकता है आप लिखें तो आप अर्जुन के फेवर में होके स्टोरी को लिख दें, या आपको कर्ण पसंद है तो आप उसके फेवर में होके लिख दें। तो रीटेलिंग में ना फेवरेटिज्म भी आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पूरी महाभारत देखने के बाद दैट इफ़ आई आस्क यू दैट विच करेक्टर हैव फैसिनेटिंग यू मूव, आप मुझे किसका नाम दे सकते हैं? आप अर्जुन का दे सकते हैं, भीम का दे सकते हैं, कर्ण का दे सकते हैं, द्रौपदी का दे सकते हैं, श्री कृष्ण का दे सकते हैं, है ना, कुंती का दे सकते हैं। तो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। आई वुड लाइक टू फैसिनेटिंग विद कर्ण। तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर मुझे पर्सनली कर्ण पसंद है या मेरे पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत बेहतर किया, तो मैं अपनी राइटिंग में कर्ण को एज अ हीरो शो करूँगी। राइट, मैं अपनी नरेटिंग टेक्निक में अगर मुझे महाभारत रिटेलिंग करनी पड़े, दोबारा से सुनाना पड़े या दोबारा से लिखना पड़े, देन डेफिनेटली आई विल गोइंग टू फुलफिल माई हीरो विद ऑल ब्लेसिंग्स। मैं हर एक अच्छी चीज़ अपने जो फेवरेटिज़म है उसकी तरफ जाती है। तो एक ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि नैरेटिव ऑफ पर्टिकुलर एपिसोड सब स्टोरीज में और मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टोरी। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कोई इवेंट हुआ वो स्टोरी से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, लेकिन हम उसको एलेबोरेट करने लगते हैं। नंबर 5 देखिए, हर एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, वो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आपको बुक्स में समझाने के उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ टू द पॉइंट मिल जाएगा। एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स में लिखना हो तो ये समझाने का तरीका यही है कि जब आप ये समझ लेंगे, वीडियो सुन लेंगे, आफ्टर दैट यू आर एबल टू राइट दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ करेक्टर ऑफ महाभारत टू कंप्लीट दिस आंसर। राइट। 5th है ए मॉडर्न नैरेटिव with a modern setting or imaginative reconstruction of historical narrative using the framework and adapting characters and motif of the epic। एक मॉडर्न सिनेरियो में अगर नरेशन किया जाएगा, मॉडर्न सिनेरियो मतलब राइट नाउ इज 21st सेंचुरी, राइट। तो अगर आज की डेट में 2024 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर आज की डेट में महाभारत को रिटोल्ड किया जाएगा
तो उसमें कुछ ना कुछ अलग मोटिव्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग सिंबल्स आ जाएंगे, मॉडर्न सेटिंग आ जाएगी, नैरेटिव टेक्निक में भी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगी। तो ये होती है रीटोल्ड में चेंजेस आना एक नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बड़ी बहन की शादी हुई, राइट नाउ इज़ 2024, उनकी शादी हुई 2020 में, बिफोर द कोरोना टाइम पीरियड। तो अब बिफोर द कोरोना टाइम पीरियड, आज के 4 साल पहले जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से बारात आई, उसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए, जो लहंगा परचेज़ किया गया, जो ज्वेलरी परचेज़ की गई, जो गार्डन बुक किया गया, जो लॉन बुक किया गया, जो कार दी गई, या जो सोफ़ा या ये घरेलू सामान जो दिया गया, वो आज अगर आपकी शादी हो तो क्या आज वो चीज़ें सिमिलर रहेंगी? जिस बैंड वाले ने, जिस म्यूजिशियन को तब बुक किया गया था, अगर सेम म्यूजिशियन को भी 4 साल बाद बुक किया जाएगा तो भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि आप बहुत रिच हो और आपने अरिजीत सिंह को बुलाया था 4 साल पहले अपनी बहन की शादी पे, आज आप अरिजीत सिंह को बुलाएंगे तो 4 साल पहले के अरिजीत सिंह की वॉइस और उनका गाना गाने का तरीका, उनका इंटरेक्शन करने का तरीका और आज के टाइम पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ नई चीज़ इन्वॉल्व हुई रहेगी। तो इसीलिए ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए दे रही हूँ, जो रियल लाइफ से दे रही हूँ। ये आपको आंसर में नहीं लिखना है कि अरिजीत सिंह मेरे भाई की शादी और बहन की शादी में आया एंड दैट दिस एंड दैट, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसीलिए ये सिर्फ इसलिए ताकि एग्जाम में पॉइंट्स आपको याद रहें। लिख तो आप देंगे ही, आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही। अ मॉडर्न नैरेटिव सेटिंग और एन इमेजिनेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ historical narrative using the framework and adapting characters motive from the epic, कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिव्स आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ नई राइटिंग स्टाइल मिलेगी। जब आप नए तरीके से लिखेंगे किसी चीज़ को तो आप उसको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, मॉडर्न चीज़ों को सोच के लिखेंगे, कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो देखने को मिल जाएगी रीटेलिंग में। रीटेलिंग से रिलेटेड ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डीप में जाएगा, जैसे कि अगर इसके आगे की बात की जाए रीटेलिंग की, तो आंसर ऑफ रीटेलिंग है ये आपका ख़त्म हो जाता है और काइंड्स ऑफ रीटेलिंग को आप कर लेंगे। अब एक बात आती है कि रिकैप्चुलेशन और रीटेलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट हैपन इन रीटेलिंग। इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सक्सेस मेकर।